तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट साइंस की, वर्कशीट नंबर 17 9th क्लास के लिए है बेटा। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 12 तारीख की है, ठीक है। और चैप्टर जो हमारा चला हुआ है परमाणु तथा अणु में मोल संकल्पना के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मोल क्या है, ओके। तो ज्ञान और जिज्ञासा बातें करते रहते हैं, तो आज भी क्या बातें कर रहे हैं कि हम ज्ञान से पूछ रही है जिज्ञासा कि हम तत्व तथा यौगिक में पदार्थ की मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो तत्व और यौगिक हमें पता है कि उसके अंदर कोई भी जो हमारा क्या नाम है पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा है, ठीक है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इन सभी की क्वांटिटी कितनी है टोटल, वो कैसे पता लगता है। तो वो बोल रहा है ज्ञान की जिज्ञासा दीदी एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणु तथा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर किसी भी परमाणु तथा अणुओं की संख्या कितनी होगी वो कैसे मतलब कि पता किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी परमाणु और अणुओं की संख्या को ज्ञात करके उससे हम पदार्थ की कितनी मात्रा है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ आया है? चलो मैं बताती हूँ। तो बेटा सबसे पहले ये जानो कि एक इक्वेशन है, जैसे ये है, हमने क्या बनाना है, वाटर बनाना है। तो हम क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल H2 के लेते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया बेटा, इसने रिएक्शन करके क्या दिया हमें, 2 मॉलिक्यूल्स दिए वाटर के, 2H2O, ठीक है। तो एक तो हमारा हमने क्या कहा कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने किसके, हाइड्रोजन के, ओके। और एक मॉलिक्यूल लिया है हमने ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, अगर हम ओ बोलते तो ये क्या होता, एटम होता। लेकिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन की तो मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, अणु बनाया, ठीक है। और ये क्या है, परमाणु है। तो हमने क्या लिया कि 2 तो हाइड्रोजन के अणु लिए और एक ऑक्सीजन का अणु लिया और हमें क्या प्राप्त हुए, हमें 2 अणु प्राप्त हुए कह सकते हो, या फिर 2 यौगिक प्राप्त हुए किसके, वाटर के, ओके। यौगिक क्योंकि ये क्या है, अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, यौगिक के अणु बोलेंगे, ठीक है। और वो क्या थे, तत्व के अणु थे और ये यौगिक के अणु हैं, ओके। अब बेटा एक तो हमने ये इस तरीके से बता दिया कि भाई संख्या से, और दूसरा हम किससे भी बता सकते हैं, मास से भी तो बता सकते हैं। मास निकालेंगे, पहले क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U होता है। तो 2 है हाइड्रोजन तो कितना होगा, 2U होगा, प्लस में 2 अणु लिए हैं तो क्या होएगा, 2U और प्लस करना पड़ेगा तो 4U। कुल मिलाकर 4U लिए हमने। और एक क्या लिया, एक अणु लिया ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसमें 16 होता है। तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो क्या होगा 32 हो जाएगा। तो मतलब कितना कन्फ्यूजिंग है ये मास निकालना। तो इसीलिए बेटा मास से हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को ना निकाल के, मात्रा तो दोनों से ही निकल रही है लेकिन इस तरीके से ना निकाल के हम संख्या के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए आसान होता है, आपने अब खुद भी महसूस करके देखा होगा। तो इसीलिए मोल कंसेप्ट आया, ठीक है। तो मोल के अंदर क्या क्या होता है वही हम पढ़ेंगे। और ये क्या है, तो मोल एक तरीके से बेटा क्वांटिटी होती है, नंबर होते हैं परमाणु के और अणु के, जो कि क्या किसी भी समीकरण में भाग लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं और दूसरे यौगिक अणु बनाते हैं, यौगिकों के या तत्वों के, ठीक है। तो जिज्ञासा दीदी ने ये बात बताई। अब उसके बाद इसके लिए मोल नामक SI मात्रक SI इकाई प्रस्तावित की गई, ठीक है। तो अभी बताया मैंने, तो संख्याओं को मापने के लिए एक मोल इकाई को प्रस्तावित किया गया, ठीक है। और एक मोल किसके बराबर होता है बेटा, इतने तात्विक कण होते हैं, ठीक है। तो जो बेटा ये होता है 1 मोल, 1 मोल हमेशा जब भी कहेंगे तो 1 मोल कहेंगे कि 1 मोल किसके बराबर होता है, तो हमेशा क्या होगा, इस वाली संख्या के बराबर होगा, ठीक है, 10⁻23 तात्विक कण, ठीक है। तात्विक कण क्या होते हैं बेटा, ये मतलब कि जो तत्व बने होते हैं, जो एटम परमाणु होते हैं उनसे जो बने होते हैं, तो वही पार्टिकल्स या कण होते हैं ये, ठीक है। ये संख्या है, इतने नंबर्स होते हैं एक मोल के अंदर, इतने नंबर में इतनी नंबर होते हैं, इतनी संख्या होती है परमाणुओं की एक मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, या किसी भी पदार्थ के अंदर। मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, इसका हमने ये मोल लिया तो इस मोल के अंदर इतने परमाणु हैं विद्यमान, ठीक है, समझ में आया। और यह संख्या एवोगाद्रो स्थिरांक या संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसको बेटा एवोगैड्रो या एवोगाद्रो स्थिरांक बोला जाता है या संख्या बोली जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो इसकी जो ऑब्टेन की गई थी ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, किसने ऑब्टेन की थी, ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इटालियन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसका इस मतलब कि नंबर की खोज की थी या इसको डिस्क्राइब किया था या एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया था। तो उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया कि एवोगाद्रो स्थिरांक, ठीक है। तो जब से ये इसी नाम से कहलाती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा,
एन नोट से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी एक परमाणु, एक अणु और एक आयन अथवा कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु, अणु, द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, अब बेटा किसी एक परमाणु या फिर अणु लो या आयन लो या फिर कण लो, किसी भी एक मोल में उन मात्राओं, इन सभी की संख्या कितनी होगी, वो ग्राम में, ठीक है, जो ग्राम में होगी उनके द्रव्यमान के बराबर होगी। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, ऐसे समझो कि जो क्या नाम है, तुमने 1 मोल ले लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लिया, वो परमाणु भी हो सकते हैं, वो अणु भी हो सकते हैं, ठीक है, वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या फिर कोई कण भी हो सकते हैं, या फिर कोई आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी लगा दोगे, ठीक है, तो जो ये 1 मोल है किसी परमाणु का, अणु का, कण का या आयन का, तो वो जो है किसके बराबर होता है, वो बेटा मास के बराबर होता है। किसके, हमने अभी पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था हमने पिछली बार बेटा, तो वो क्या होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट होती है। लेकिन बेटा अगर हम 1 यूनिट को हटा के इसमें क्या लगा दे, यू की जगह जी लगा दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम बन जाएगा। तो इस 1 ग्राम के बराबर होती है मास, मतलब कि इस 1 मोल का मास किसके बराबर होता है, उसी सब्सटेंस के। जैसे तुम मतलब कि बात कर रहे हो, आपसे पूछा कि जो मास है, ठीक है, ध्यान से सुनो, मास है वो 1 मोल किसका, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना है बेटा, तो हम कैसे कहेंगे, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1 यूनिट एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो अब इस यूनिट को हम क्या करेंगे, यू को हटा के यहाँ पर जी लगा देंगे। तो ये तो क्या था बेटा, एटॉमिक मास था, और इस एटॉमिक मास को हमने किस में निकाल लिया, ग्राम में, तो इसको क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है मास किसका, 1 मोल का, या फिर इसके बराबर भी कह लो, क्योंकि बात एक ही है, सिर्फ हमने यूनिट चेंज किया है, तो ये इसके बराबर भी होता है। जैसे कि बेटा अब तुम ये लगाओ कि डजन होता है, ठीक है, ऐसे ही बेटा डजन होता है, तो डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, तो जो 12 संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, 1 डजन के बराबर होती है। ऐसे ही 1 मोल के बराबर कितनी संख्या है, जो एवोगैड्रो नंबर था वो 6.022, इतनी संख्या, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं 1 मोल के अंदर। जैसे 1 डजन के अंदर इतने नंबर आते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो तुम कोई भी अपनी नोटबुक को मतलब कि संख्या को माप रहे हो, चाहे फल फ्रूट की माप रहे हो, अगर आपको डजन में मापनी है तो ऐसे ही अगर आपको 1 मोल में मापनी है कोई भी चीज़, तो आयन हो, मतलब कि अणु हो, परमाणु हो, आयन हो या फिर कण हो, उनको 6.033 संख्या के बराबर ही माना जाएगा। जैसे 1 डजन के अंदर 12 होती है, तुम कोई भी वस्तु ले लो उसको 12 की संख्या में ही मापोगे। ठीक है, समझ आ गया होगा, उम्मीद करूँ बेटा। और इसका एक और बेनिफिट भी है बेटा, हमने अभी जो मास की बात की कि 1 जो मतलब कि एटॉमिक मास था वो क्या था, हाइड्रोजन का 1 यू क्या होता है, हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया तो ग्राम एटॉमिक मास बन गया 1 ग्राम। ऐसे ही बेटा हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यू होता है। ओके, तो और ये किसके बराबर है बेटा, 1 मोल के। ठीक है, और 16 यू को हम क्या कर देंगे, यू को हटा के जी लगा देंगे, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 मोल के ही बराबर होगा। अभी मैंने कहा था बेटा, ठीक है, कि क्या होगा, जैसे अब तुमने क्या लिया, एक बोतल ली, ठीक है, पानी भरा उसमें, तो एक बोतल में 2 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, और उसी को तुमने गिलास में भी मेजर कर लिया, तो वो किस में आ रहा है, 8 नंबर ऑफ गिलास के अंदर आया, वही सेम पानी। देखो क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर यूनिट अलग है, मेजर करने का तरीका भी अलग है, और यहाँ पर संख्या में मेजर किया, यहाँ पे हमने मास में मेजर किया, लेकिन दोनों की क्वांटिटी क्या है, बराबर ही है। इसी तरीके से बेटा हम 1 मोल में संख्या में बात करें या मास में बात करें, वो बराबर ही रहेगी। ओके, क्वांटिटी तो सेम ही है वाटर की, तुम पानी को बोतल में भर के ले लो या फिर गिलास से मतलब कि नाप के बता दो कि इतने नंबर ऑफ गिलास पानी है इसके अंदर, या फिर तुम ऐसे बता दो विंग मशीन में माप के कि भाई इसमें इतना लीटर पानी है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें याद कर लेना है कि हमें नंबर में बात कर रहे हैं, हम मास में नहीं कर रहे, क्योंकि हर वक्त हम किसी भी चीज़ का मास नहीं माप सकते, उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, लेकिन नंबर तो हम माप सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या सीखा बेटा, 1 मोल जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं उस हाइड्रोजन के अंदर। 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी परमाणु की, इतनी। ठीक है, और उसका द्रव्यमान 1 यू के बराबर भी होता है और 1 ग्राम के। ठीक है, तो संख्या तो परमाणुओं की इतनी होगी और 1 मोल का मास
इन दोनों के बराबर होगा। ओके, ये समझ में आ गया। तुमसे पूछा जाए कि 1 मोल जो है हाइड्रोजन का वो किसके बराबर होगा, उसके अंदर परमाणु की संख्या, इसके बराबर। और मास पूछा जाए, द्रव्यमान पूछा जाए किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट के भी बराबर होगा और 1 ग्राम के बराबर भी होगा। ठीक है, किसका, 1 मोल का मास हाइड्रोजन के। अगर तुमसे कहें कि 1 मोल जो है ऑक्सीजन का, उसका जो क्या नाम है परमाणु संख्या कितनी होगी, परमाणु संख्या तो बेटा यही होगी एवोगैड्रो, जो हमने भी बात की थी कि वो कांस्टेंट रहेगी हर किसी सब्सटेंस के लिए। जैसे कि तुम बनाना लो, ऑरेंज लो या नोटबुक्स लो, वो कितनी रहेंगी, संख्या तो बराबर ही रहती है ना, 12 ही लेते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान बेटा क्या होता है, ये ऑक्सीजन का कितना था, 16 यू था, और इसका क्या नाम है, इसका क्या था, 16 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 यू था, लेकिन बराबर 1 मोल के ही होगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन की एक क्वांटिटी के बराबर भी था और 1 मोल हाइड्रोजन की 16 के बराबर भी बता दिया मैम ने। तो अब बेटा तुम ये सोचो, तुम बनाना खरीदते हो तो संख्या तो 12 ही लेते हो ना हर बार। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार तो वो बनाना जो होते हैं बड़े होते हैं और कई बार छोटे छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो अगर डजन में मापते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उनका वो क्या है, हम उनकी संख्या देखते हैं बस। ठीक है, बस अब ये थोड़ी ना कि बनाना छोटे हैं और हमें तो बस छोटे ही मापने हैं। तुमसे मांग तो कोई नोटबुक रहा है और तुम बनाना दे दो, मतलब तुमसे 1 मोल पूछा ऑक्सीजन के, तुम बता दो 1 यू के बराबर होगा, नहीं। ऑक्सीजन के पूछा है तो ऑक्सीजन के मास के बराबर बताओगे, हाइड्रोजन का पूछा है तो हाइड्रोजन के मास के बराबर बताओगे। ठीक है, तो ये था बेटा सारा मोल का कंसेप्ट या संकल्पना। अब कुछ याद करने की बातें जो हमने अभी रिवाइज कर लेते हैं, जो भी पढ़ा है। किसी पदार्थ का 1 मोल इसके बराबर होता है, इतने कण के बराबर होता है। ठीक है, जैसे 1 मोल परमाणु का पूछेंगे तो इतनी संख्या परमाणु की हो गई। जैसे तुमसे कहें कि 1 डजन बनाना में कितने, 1 डजन जो है बनाना के कितने आएंगे, तो उसमें 12 बनाना आएंगे। अब तुमसे कहें कि 1 मोल किसका बताओ, नोटबुक्स का बताओ, तो 1 डजन नोटबुक का बताओ, तो कितनी नोटबुक्स आएंगी, तो बेटा इतनी नोटबुक्स आएंगे। मतलब नोटबुक पूछा तो नोटबुक, और बनाना पूछे तो बनाना। इसी तरीके से परमाणु पूछे तो परमाणु, और अणु पूछे तो अणु, वही चीज़ लगा दोगे। ठीक है, अब बेटा किसी पदार्थ में 1 मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान मास क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे कि हमेशा 1 मोल जो है हाइड्रोजन का वो किसके बराबर होगा, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम के या फिर 1 यूनिट के, एटॉमिक मास यूनिट के होगा। ठीक है, और 1 मोल जो है ऑक्सीजन का किसके बराबर होगा बेटा, हमेशा 16 ग्राम या फिर 16 यू के ही बराबर होगा। ओके, तो ये समझ में आ गई बात कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, और 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, यहाँ तो हमने क्या बात की, संख्या बात करी, सिर्फ मोल पूछा। ठीक है, मोल किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 1 मोल का जो द्रव्यमान था, मास था, वो क्या था बेटा, जो मास था 1 मोल का हाइड्रोजन के, वो किसके, इसके बराबर था। और ऑक्सीजन के 1 मोल का मास जो था वो किसके बराबर था, इसके था। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जैसे मास है 1 मोल हाइड्रोजन का, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, अणु लो या परमाणु लो। तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तो हम ले रहे हैं एटम, परमाणु ले रहे हैं, तो मास जो होगा 1 मोल किसी भी परमाणु का किसके बराबर होगा, उसी के सापेक्ष जो उस परमाणु का मास होगा, उस एक परमाणु का मास होगा उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कहो कि 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने अणु होते हैं जिसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, 32 ग्राम होगा हमेशा। ठीक है, तो इतने अणुओं का जो मास होगा वो हमेशा इसके बराबर ही रहेगा, 32 ग्राम के। ओके, समझ में आया कि 1 मोल का जो मास होता है वो हमेशा ही, कि जिसका मास है 1 मोल किसका, ऑक्सीजन का, तो वो हमेशा ही उसके ऑक्सीजन के एटॉमिक मास या फिर मोलर ग्राम मोलर मास के बराबर होगा। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, पर समझोगे ना, अलग अलग इतनी सारी डिजिट्स यूनिट्स हैं इसमें कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो बोलते बोलते, मैं खुद हो रही हूँ, लेकिन समझना है आपको। तो इसके मास के, ठीक है, मोलर मास क्या है इसका, या एटॉमिक मास 32 ग्राम के बराबर होगा। ओके, तो ये था सारा कंसेप्ट बेटा। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका मैंने आंसर दिया है आपको, नोटबुक में अच्छे से समझाती हूँ बेटा। हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो उससे पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूले हैं
जो यूज होंगे आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में और हेल्पफुल होंगे, तो वो क्या है बेटा, फर्स्ट है हमसे पूछा जाता है मोलों की संख्या बताइए। ठीक है, कोई भी आपको मास दे देंगे किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी परमाणु कह सकते हो पदार्थ का, तो ये बोल दिया कि इस पदार्थ के इतने ग्राम में कितनी मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया इतने ग्राम। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान भी दिया होगा बेटा। ओके, तो मोलर द्रव्यमान नहीं, आपको दिया होगा परमाणु द्रव्यमान, वहाँ से आप मोलर द्रव्यमान निकालोगे और मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा मोलों की संख्या तो पूछी दोबारा से, लेकिन इस बार क्या कहा कि इतने कण हैं किसी भी पदार्थ के, इतने कणों की संख्या में कितने मोल होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना है बेटा, संख्या यूज करनी है एवोगैड्रो 1 मोल के। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू एन अपॉन में n नोट। ठीक है, तो n जो है वो दिए गए कणों की संख्या है और जो n नोट है वो एवोगैड्रो नंबर है। ओके, और ये मोलों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, अब जो थर्ड है बेटा फॉर्मूला जो यूज होता है वो क्या है, द्रव्यमान तुमसे पूछ लेंगे और तुम्हें क्या दे देंगे, तुम्हें दे देंगे बेटा वो परमाणु द्रव्यमान जिससे तुम मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे इजीली, और मोलों की संख्या दे देंगे कि इतने मोलों की संख्या का मास बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस मास को निकालने के लिए मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे इतनी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ से आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्मूला क्या है बेटा, कणों की संख्या। कण कौन से हो सकते हैं बेटा, परमाणु भी हो सकते हैं या अणु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डजन में किसी भी फल फ्रूट को मेज़र कर सकते हैं, किसी की भी इतनी 12 नंबर ऑफ क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, उसी तरीके से कणों के अंदर भी हम कोई सा भी पदार्थ ले सकते हैं, मतलब कि कोई से भी कण ले सकते हैं, अणु के ले सकते हैं, परमाणु के ले सकते हैं। फिर उनकी संख्या निकालेंगे कणों की, यानी कि n निकालना है हमें इस बार। n निकालने के लिए बेटा हमें जैसा कि पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, n अपॉन में n नोट। ठीक है, जो मोलों की संख्या है वो किसके बराबर है बेटा, दिए गए कणों की अपॉन में एवोगैड्रो। लेकिन अब की बार हमें कण दिए नहीं गए, हमें निकालना है, मतलब कि n निकालना है और ये दिया हुआ है। तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से फिर क्या करोगे बेटा, हमने n को पहले फॉर्मूले में पढ़ा था कि मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास से भी निकालते हैं और मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा निकल जाएगा। ऐसा हमें कब करना है, जब हमें मास दिया हुआ हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में समझो और अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, एक मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जो उसी पदार्थ के इतने कणों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो एक मोल कुल मिलाकर इतनी कणों की संख्या के बराबर होता है। उसी पदार्थ का एक मोल, उसी पदार्थ में इतने कण जो होंगे परमाणु या अणु, उनके बराबर होती है वो संख्या। ठीक है, किसी पदार्थ का एक मोल उसी पदार्थ के इतने कणों के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, समझाइए। तो नहीं बेटा, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि एवोगाद्रो जो स्थिरांक होता है वो क्या होता है, एक निश्चित मात्रा उसकी होती है। अब निश्चित किसी की मात्रा होती है तो वो बदल थोड़ी ना सकती है, इसलिए एवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा विभिन्न पदार्थों के लिए समान होती है, निश्चित होती है और वो बदल नहीं सकती। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 24 ग्राम हीलियम दे दिया आपको, देखो मास दे दिया बेटा, यहाँ में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो परमाणु की संख्या पूछ ली तुमसे और क्या दे दिया, ग्राम दे दिया, मास दे दिया। तो देखो संख्या दी हुई है, मतलब कणों की संख्या दी हुई है। मैंने अभी बोला था कण कोई भी हो सकते, परमाणु या अणु। तो परमाणु कणों की पूछ ली संख्या, तो परमाणु कणों की कैसे लिखते, सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, हमेशा दिया क्या गया बेटा, तो दिया गया है द्रव्यमान 24 ग्राम हीलियम का। फिर परमाणु द्रव्यमान आपको बताया हुआ है ये रहा 4 यूनिट। ओके, तो अब इस परमाणु द्रव्यमान की ये यू को हम चेंज कर देंगे जी से और ये हमारा क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो ये मोलर द्रव्यमान बन गया। अब ज्ञात क्या करना है बेटा, परमाणु की संख्या यानी कि कणों की संख्या। तो अब इसके लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वे आपको याद करने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या को किससे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन मास क्या था 24 ग्राम, मोलर मास हमने निकाला था 4 ग्राम, इंटू में एवोगैड्रो नंबर की संख्या। इससे डिवाइड करोगे तो बेटा ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इतने परमाणु होंगे आपके। ठीक है, किसमें, 24 ग्राम में। तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए 24 ग्राम में, 24 ग्राम हीलियम में। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या इतनी होगी। इस तरीके से प्रॉपर करने का तरीका होता है बेटा, तभी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि
0.5 मोल दिए गए हैं अब नाइट्रोजन के तुम्हें। अब परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बेटा परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, अब तुम पहले लिखोगे दिया क्या गया, ताकि आपको आइडिया लगे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या दी गई है 0.5, इतने मोल दे दिए, और परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 14 यूनिट। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे 14 ग्राम करके। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है बेटा, हमें ज्ञात करना है परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि मास निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए बेटा हमने क्या पढ़ा था, कई बार मोल दे देते हैं, मोलों की संख्या दे पूछ लेते हैं और मास दे देते हैं, कई बार मास पूछ लेते हैं, मोलों की संख्या दे देते हैं। तो यहाँ पर मोलों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है सिर्फ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, मोलर द्रव्यमान को mm से। तो मोलों की संख्या 0.5 थी और मोलर जो द्रव्यमान निकलता वो 14 ग्राम था। तो इसे डिवाइड सोल्व करके 7 ग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही क्या है बेटा, इसलिए 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान 7 ग्राम होगा। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन जो थे, नाइट्रोजन के परमाणु, उनका द्रव्यमान 7 ग्राम है। ठीक है, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि 36 ग्राम जल है। ठीक है, उसके मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। मोलों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, और आपको ये परमाणु द्रव्यमान दे दिया, तो क्या लिखोगे, दिया क्या गया है बेटा, दिया गया है द्रव्यमान 36 ग्राम। ठीक है, H2O का। परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो इनसे आप क्या निकालोगे बेटा, इनका आणविक द्रव्यमान निकालोगे। ठीक है, आणविक क्या होता है, जब हम यौगिकों में अलग अलग जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या अणु डिफरेंट परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं यौगिकों का, तो ये एक यौगिक है बेटा। ठीक है, तो इस यौगिक का हमें क्या निकालना, आणविक द्रव्यमान निकालना। तो H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं और इसका एक मॉलिक्यूल का 1 यूनिट होता है, तो यहाँ से 2 यूनिट आ गए, और ऑक्सीजन की 1 यूनिट है और उसका 16 यूनिट एटॉमिक मास है, तो 18 ग्राम हमारा क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है बेटा, मोलों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये सोचो, मास दिया हुआ है और मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उससे हम मास से कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या। तो ये फॉर्मूला जो सबसे पहला था बेटा, मोलों की संख्या इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ पे पुट कर दो दिया गया मास द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान जो तुमने निकाला तो 2 आया, इसको डिवाइड करके, इसलिए क्या लिख दोगे, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमें ये सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, और कोई डाउट नहीं रहा होगा, और कोई डाउट रहे तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है, इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।